देखिए, लॉरेंज फोर्स की बात तब हम करते हैं जब कोई चार्ज एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली प्लेस किया जाए, तब एक जो क्रॉस आपको दिख रहा है वो आप सपोज कर लीजिए कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसके बीच मैंने एक प्लस क्यू चार्ज प्लेस किया है। तो मैं लास्ट टाइम भी बताया था कि जब किसी पॉजिटिव चार्ज को फ्रीली एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इस चार्ज पे एक फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू होती है Q टाइम्स ऑफ V इंटू बी के बराबर, जहाँ V और B एक वेक्टर क्वांटिटी है। चूँकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इनके बीच जो प्रोडक्ट होगा वो ऑब्वियस सी बात है क्रॉस प्रोडक्ट होगा। और आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो F का मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल हो जाएगा, Q टाइम्स ऑफ, चूँकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ से हम कह सकते हैं वी बी साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, और इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं लॉरेंज फोर्स। इस लॉरेंज फोर्स की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है ये हम अचीव कर सकते हैं तब जब थीटा की वैल्यू आपकी 0 डिग्री हो, और मैक्सिमम वैल्यू तब अचीव कर सकते हैं जब थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री हो। तो उस केस में लॉरेंज फोर्स आपको मिल जाएगा 0, और मैक्सिमम केस में आपको मिल जाएगा चूँकि साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, सो विल गेट क्यू वी बी। ठीक है, तो ये तो हुई तब की बात जब एक सिंगल चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। आप सपोज करिए कि अगर एक वायर जिसमें आई अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है वो खुद ही एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा गया है, तब उस केस में होगा क्या कि इस वायर में जो चार्जेस हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होंगे, यानी कि वो चार्जेस जो है करंट के कारण यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेंगे, यानी वो L डिस्टेंस कवर करेंगे T टाइम में। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि फोर्स जो हो जाएगा लॉरेंज फोर्स, देखिए ये Q तो रहेगा ही रहेगा, V को आप चेंज कर दीजिए, चूँकि V होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस कितना है आपका L, सो L अपॉन T इंटू B साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि Q अपॉन T जो होता है वो आपका I होता है, तो ILB साइन थीटा आपका लॉरेंज फोर्स हो जाएगा। तो याद रखिए एक फॉर्मूला आपको यहाँ मिलता है QVB साइन थीटा तब के लिए जब एक सिंगल चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए, और दूसरा फार्मूला मिलता है ILB साइन थीटा, वो तब के लिए जब एक वायर जो कि करंट कैरी किया हुआ है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अगर उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या कहें कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो हमको लॉरेंज फोर्स मिलता है। इसका मैंने तीसरा केस ये भी बताया था कि जब कोई चार्ज इस तरह से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए कि वो सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्ताकार गति करने लगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी चीज़ वृत्ताकार या सर्कुलर मोशन तभी करती है जब उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स मिले, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस चार्ज को लॉरेंज फोर्स की वजह से ही मिलता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका mv² अपॉन r। ठीक है, और यहाँ से अगर आप इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में प्लेस करें तो आप पाएंगे कि क्या हो जाएगा आपका F की जगह हो जाएगा आपका mv² अपॉन r विच इज़ इक्वल टू QVB साइन थीटा। ठीक है, ना इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करिए तो एक V को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से आप पाए जाएंगे आप mv अपॉन r विच इज़ इक्वल टू QB साइन थीटा, और यहाँ से आप चाहें तो उस रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज़ इक्वल टू mv अपॉन QB साइन थीटा होगा। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी।
इसके बाद लॉरेंज फोर्स का एक जनरल एक्सप्लेनेशन ये भी है कि अगर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कुछ इस तरह से चीज़ें अरेंज की गई हूँ कि एक सिंगल चार्ज पार्टिकल है जो कि सबसे पहले तो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, ठीक है, और तो और इस चार्ज पार्टिकल को लेट सपोज कि एक प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है जो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है, और साथ ही साथ इस चार्ज पार्टिकल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी प्लेस किया गया है। आप समझिएगा, मैं इसको हिंदी में भी समझाता हूँ। मान लीजिए कि अगर एक क्यू चार्ज जो है, क्यू आवेश जो है, प्लस क्यू आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया हो, और साथ ही साथ इसी आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में भी रखा गया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखा गया हो, तो इस केस में लॉरेंज फोर्स क्या होगा समझिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एक मैग्नेट की वजह से कितना इस पे लॉरेंज फोर्स लगेगा। तो मैंने अभी 2 मिनट पहले ही बताया कि F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका Q वी बी साइन थीटा, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी एक फोर्स लगेगा, ठीक है। और आप जानते हैं, अगर आपने स्टार्टिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ा हो तो हम वहाँ जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से हम F की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या चीज़, E इंटू क्यू, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सिंगल चार्ज पर एक ही टाइम में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक ये फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक ये फोर्स लगेगा। तो इस चार्ज पार्टिकल पे एट अ टाइम 2 फोर्स लगेंगे। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं कि एक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्लस एक फोर्स आपका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ई क्यू, ठीक है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्लस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका क्यू बी साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से अगर आप थोड़ा सा रीअरेंज करिए सो यू विल गेट, क्यू कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा ई प्लस वी बी साइन थीटा, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला निकल के आया है, इसे हम कहते हैं जनरल फार्मूला ऑफ लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स का जनरल फार्मूला या व्यापक समीकरण हम कह सकते हैं। तो ये उस कंडीशन में है जब किसी चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक साथ वर्क कर रहे हों। तो आई होप कि आपको ये इतनी बातें समझ में आई होंगी। केस में हम बात करने वाले हैं कि यदि 2 कंडक्टिंग वायर हों, ठीक है, मान लीजिए 2 इनफाइनाइट लेंथ के 2 कंडक्टिंग वायर हैं और उसमें आई अमाउंट में एक वायर, मान लीजिए एक वायर है ए बी और दूसरा वायर है आपका कुछ भी सी डी मान लीजिए आप, ठीक है। तो मान लीजिए वायर ए बी में I1 अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है और वायर सी डी में I2 अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है। तो हम होगा क्या कि जब दोनों वायर एक दूसरे के काफ़ी करीब रखे होंगे, सपोज़ कीजिए ऐसे तो 2 वायर है आपके पास और इसमें भी एक करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी, तो 2 कंडीशन हो सकते हैं। एक तो दोनों में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो और एक में ऐसा हो कि एक में अपवर्ड, एक में नीचे की तरफ करंट फ्लो हो रहा हो। तो उस केस में होगा क्या कि जब दोनों वायर एक दूसरे के पास रखे होंगे तो इस वायर से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड इस पे अप्लाई होगा और इस वायर से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड इस पे अप्लाई होगा। तो ये होगा क्या कि दोनों वायर या तो एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे या एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, जैसा कि आपने एनिमेटेड वीडियो में देखा होगा। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि वो फोर्स कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको हम कैलकुलेट करें। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, आप जानते हो किसी अगर कोई वायर है
और ये आपने बायो सेवर्ट लॉ में भी काफ़ी बार प्रूफ कर लिया है कि अगर किसी इनफाइनाइट लेंथ के वायर से इनफाइनाइट लेंथ के वायर में अगर एक आई अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है तो प्रोड्यूस होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू होती है आपकी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ये आप जानते भी होंगे क्योंकि ये कई बार आपने प्रूफ कर रखा है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं अगर पहले वायर की बात करूँ तो पहला वायर में I1 अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है, तो सपोज कीजिए कि I1 करंट है, प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी है और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो रेडियस बन रहा है वो R का है। तो आप कह सकते हैं कि जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि इस वायर से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस वायर में कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये वायर, तो आप कह सकते हैं कि बाय लॉरेंज फोर्स फॉर्मूला होता है आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, जहाँ पे थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड B और लाइन L के बीच का एंगल है। देखिए, अब चूंकि मैं बात कर रहा हूँ इस सेकेंड वायर की, तो इसमें फ्लो होने वाला जो करंट है वो I2 है। सो लेट सपोज I2। ठीक है, नाउ इसको इक्वेशन 1 कहिए और इसको इक्वेशन नंबर अगर आप 2 कहिए और जस्ट इस B की वैल्यू को प्लेस करिए तो हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू, नाउ I2 B की वैल्यू हो जाएगी आपकी म्यू नॉट ओवर 2 पाई इंटू I1 अपॉन R इंटू L साइन। अब थीटा की जगह क्या होगा, तो देखिए मैंने अभी बताया कि जो थीटा है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्कस करती हूँ, जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन L जो कि लेंथ ऑफ वायर है, यानी वायर की लंबाई है, और उस वायर में प्रोड्यूस होने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है। तो अगर आप देखिए वायर जो कि बिल्कुल सीधा है, ठीक है, और उसके आसपास ऐसे सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो वायर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का एंगल आपका कितना है, 90 डिग्री है। तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा जो होगा वो आपका 90 डिग्री होगा। यहाँ पे मैं 90 डिग्री प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि F की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी, आपने देखिए थोड़ा सा अगर आप इसको रीअरेंज करिए तो विल गेट म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L। तो ये है वो फोर्स जो कि पहले वायर की वजह से दूसरा वायर एक्सपीरियंस करेगा। अगर मैं बात करूं कि इस वायर की वजह से दूसरे वायर की वजह से पहले पे कितना फोर्स लगेगा, तो यही रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट है, तो I2 इंटू I1 करूँ या I1 इंटू I2 करूँ तो रिजल्ट सेम ही आएगा। इसमें एक केस में अगर एज्यूम करूँ, सो लेट सपोज कि I1 करंट, मतलब इस दोनों वायर में अगर सेम अमाउंट में करंट फ्लो हो, लेट सपोज I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, तो यहाँ से जो मेरा फोर्स बन जाएगा वो होगा आपका F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और ये हो जाएगा आपका I स्क्वायर अपॉन R इंटू L। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने डिफाइन किया कि यदि दो वायर जिनमें I1 और I2 करंट फ्लो हो रहा है और वो R डिस्टेंस पे प्लेस किए गए हैं, तो पहले वायर की वजह से दूसरा वायर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसकी वैल्यू है F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन R। ठीक है, अब हम यहाँ से 1 एम्पियर की डिफिनीशन को डिफाइन करेंगे।
तो उसके लिए मैं ये मान लेता हूँ कि यदि दोनों वायर में लेट्स सपोज कि 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तब हम यहाँ से एफ अपॉन एल डिफाइन कर सकते हैं। तो इसकी इसकी और इसकी वैल्यू, तीनों की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, तो आपका बचेगा एफ अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। और जैसा कि हम जानते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो होता है वो 10⁻⁷ के इक्वल होता है। इसको थोड़ा सा अगर आप डिफाइन करिए और ऊपर नीचे मतलब 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷। और यहाँ से अगर आप 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 4 कैंसिल करेंगे, तो आपको बचेगा क्या चीज़, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और दूसरे तरफ बचेगा म्यू 2 इंटू 10⁻⁷। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इस पूरे की वैल्यू की जगह हम इतना रख सकते हैं, तो मुझे मिल जाएगा एफ अपॉन एल इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जनरल डिफिनीशन ऑफ एम्पियर क्या होती है। आप चाहिए तो इस सेंटेंस को लिख लीजिए, 1 एम्पियर इज द करंट विच when flowing in each of two indefinite long parallel conductor of 1 meter apart in a vacuum, then the produces force between these two wires is exactly 2 into 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर लेंथ। कहने का मतलब, एक बार मैं हिंदी बता देता हूँ, कि यदि दो वायर जिनमें I1 I2 करंट फ्लो हो रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर वैक्यूम में रखे हों, तब उनकी एकांक लंबाई पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो एग्जैक्टली 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर के बराबर होगा। ये आपका 1 एम्पियर का जनरल डिफिनीशन होता है। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर कहीं आपको डाउट हो तो एक बार मुझसे कंसल्ट कीजिएगा।